स्वागत है आज की ताजा खबरों के इस शो में जिसका नाम है कोट्स टुडे हिंदी। मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन और मैं आपको बताऊंगा हिंदुस्तान के सभी कोर्ट से आने वाली आज की ताजा अपडेट्स। इन खबरों के बारे में अधिक जानकारी के लिए जरूर जाइए www.livelaw.in पे। वैसे तो इन सारी खबरों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो आइए आज के एपिसोड को शुरू करें। आज की खबरों की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने अपराधों के आरोपी विदेशी नागरिकों के बार बार जमानत पर छूटने और उनका पता न चल पाने की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों से निपटने के लिए यदि पहले से मौजूद नहीं है तो एक प्रक्रिया निर्धारित करने की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ साइबर धोखाधड़ी मामले में एक नाइजीरियाई नागरिक को उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को झारखंड राज्य द्वारा दी गई चुनौती पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान पीठ को सूचित किया गया कि आरोपी जमानत पर छूट गया था और अब उसका पता नहीं चल पा रहा है। केंद्र सरकार के वकील अधिवक्ता कनु अग्रवाल ने पीठ को सूचित किया कि केंद्र इस मामले पर काम कर रहा है। अगली खबर में सुप्रीम कोर्ट ने कल पश्चिम बंगाल सरकार को उसके खिलाफ दायर एक अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें राज्य में हाथियों को भगाने के लिए तेज कीलों यानी स्पाइक्स और मशाल जलाने के लगातार इस्तेमाल पर हमला बोला गया था। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने वकील रश्मि नंद कुमार, जो कि याचिकाकर्ता की ओर से थी, को सुनने के बाद आदेश पारित किया, जिन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार मानव हाथी संघर्ष को प्रभावी ढंग से संबोधित करने में विफल रही है और दिनांक 1 अगस्त 2018 और 4 दिसंबर 2018 के आदेशों का उल्लंघन भी किया है। प्रेरणा सिंह बिंद्रा बनाम भारत संघ में ये आदेश दिए गए थे। दलीलों पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नोटिस जारी किया और पश्चिम बंगाल के प्रधान मुख्य वन संरक्षक से जवाब भी मांगा। ऑल इंडिया बार परीक्षा के लिए पंजीकरण के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा लिए जाने वाले शुल्क को चुनौती देते हुए तेलंगाना उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। AIBE 19 के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को 3500 रुपए, जिसमें जीएसटी 12 रुपए 60 पैसा और सुविधा शुल्क जो कि 70 रुपए है का भुगतान करना होगा। चूंकि AIBE अभ्यास के लिए एक शर्त है, इसीलिए इसके लिए BCI द्वारा लगाया गया शुल्क गौरव कुमार के फैसले की सीमा के भीतर होना चाहिए। यह तर्क याचिकाकर्ता ने दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने अत्याधिक नामांकन शुल्क को भविष्य के अधिवक्ताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए रद्द कर दिया है, तो AIB के लिए भी अत्याधिक शुल्क नहीं लिया जा सकता है। यह तर्क दिया गया है कि AIBE के लिए अत्याधिक शुल्क उन उम्मीदवारों के लिए अत्याधिक वित्तीय बोझ का कारण बनता है जो पेशे में शुरुआत कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण फैसले में नागपुर में बॉम्बे हाई कोर्ट की पीठ ने हाल ही में कहा कि एक पुरुष भले ही अपनी पत्नी के साथ, जो 18 वर्ष से कम उम्र की हो, सहमति से यौन संबंध बनाता है, उस पर बलात्कार के अपराध के लिए मामला दर्ज किया जा सकता है, भले ही उसकी पत्नी किसी भी उम्र की हो। एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोविंद सनाप ने अपनी नाबालिग पत्नी के साथ बलात्कार करने के लिए एक व्यक्ति की सजा को बरकरार रखते हुए उसके तर्क को खारिज कर दिया कि पीड़िता के साथ यौन संबंध सहमति से बनाया गया था और इसे बलात्कार नहीं माना जा सकता, क्योंकि प्रासंगिक समय पर वो उसकी पत्नी थी। न्यायाधीश ने कहा, पत्नी के साथ सहमति से बनाए गए यौन संबंध का बचाव तब उपलब्ध नहीं है जब पत्नी या लड़की जिसकी पत्नी होने का आरोप लगाया गया है कि उम्र 18 वर्ष से कम हो। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DDA को 11 लाख रुपए से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया है। 24 साल पहले DDA फ्लैट की बालकनी गिरने से उसके पति की मृत्यु के बाद एक महिला और उसके नाबालिग बेटों को 11 लाख रुपए दिए गए हैं। न्यायमूर्ति धर्मेश शर्मा ने लापरवाही के लिए DDA की खिंचाई भी की और कहा कि आवंटन के बाद फ्लैट बुनियादी ढांचे की स्थायित्व और दीर्घायु सुनिश्चित करना उसका निरंतर दायित्व था। इसमें कहा गया है कि अव्यक्त निर्माण दोष, जिसे समय पर संबोधित किया जाना चाहिए था, पतन का मूल कारण था और DDA सीधी या अपनी एजेंसियों के माध्यम से दोषी को ठीक करने के लिए जिम्मेदार थी। केरल उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि केरल में परंपरा और धर्म के नाम पर मंदिरों में हाथियों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
लेकिन वास्तव में ये उनकी भलाई के लिए किसी भी देखभाल या चिंता के बिना एक व्यावसायिक शोषण है। न्यायमूर्ति A.K. जयशंकरन नाम्बियार और न्यायमूर्ति गोपीनाथ पी की खंडपीठ ने इस प्रकार केरल कैप्टिव हाथियों प्रबंधन और रखरखाव नियम 2012 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए और वन्य जीव बचाव और पुनर्वास केंद्र और अन्य बनाम भारत संघ, जो कि 2016 का एक मामला है, उसमें शीर्ष न्यायालय के फैसले का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कुछ निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय केरल में मंदिरों और त्योहारों में परेड और प्रदर्शन द्वारा बंदी हाथियों के खिलाफ क्रूरता पर रोक लगाने के लिए रिट याचिकाओं पर विचार कर रहा था। जारी निर्देशों में कहा गया है कि जिला समिति को यह सुनिश्चित करना होगा कि हाथियों को 2 प्रदर्शनियों के बीच आराम की अवधि अवश्य मिले, जो 3 दिन से कम नहीं होगी। बाकी निर्देशों के बारे में जानने के लिए जरूर जाके लेख देखें। आप ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelawin, जहां आप इन सारी खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताजा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज। हमें YouTube पर सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए एज अ मेंबर, और सिर्फ 89 रुपए प्रति माह में आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। धन्यवाद।